चलिए तो आज हम लोग पढ़ेंगे अपना प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ये हमारा हो जाएगा सबसे पहला क्लास है, इंट्रो क्लास है। आज हम लोग देखेंगे कि इतिहास कैसे पढ़ा जाता है और कैसे समझा जाता है। आप लोग के इतिहास के बारे में तो मालूम होगा कुछ न कुछ, है ना? इतिहास किसे कहते हैं, कौन बताएगा? पुराने समय का अध्ययन। मतलब हमारे दादाजी पुराना थे, उनका अध्ययन करेंगे नहीं, फिर पुराने समय के बारे में कैसे चलता था, कैसे क्या होता था। समय के अध्ययन करना इतिहास कहलाता है? गलत। चलो आज तक अगर नहीं मालूम था तो आज आपको हर एक बात मालूम हो जाएगा। ठीक है, एकदम मन लगा के एकदम यहाँ एकदम बात को ध्यान, मतलब कुछ होता है बगुला की तरह एकदम ध्यान यहाँ पे लगा के रहो। और तुम बगुली की तरह, ठीक है ना? तुम तो बगुला नहीं बन सकते, तुम बगुली ठीक हो। चलिए ये हमारा हो जाएगा सबसे पहला क्लास और हम निकलते हैं अपना अध्याय को एकदम धीरे 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 लेकर के चलेंगे। स्पीड बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम लोग क्लास 9th में भी हो और नहीं हो। स्पीड बढ़ा देंगे तो तुम नहीं बोलोगे कब चीज कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए एकदम धीरे धीरे पढ़ाना है। ऐसे में एकदम धीरे धीरे। चलिए अब हम लोग निकलते हैं। चलो ठीक है, देखिए सबसे पहला चीज है, सबसे पहले बताइए कि चैप्टर का नाम क्या है। सबसे पहला चैप्टर का नाम क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद। कुछ समय के बाद आपको मिलेगा भारत में राष्ट्रवाद। कहाँ में? भारत में राष्ट्रवाद। यहाँ पे मात्र रहेगा सिर्फ आपका कुछ लिखा हुआ भारत। अभी क्या लिखा हुआ है? यूरोप। अगर यूरोप लिखा हुआ है तो हम किसके चर्चा करेंगे? भारत के, यूरोप के? यूरोप के। यूरोप पढ़ेंगे तो भारत में नहीं आएंगे और भारत पढ़ेंगे तो यूरोप ही नहीं जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? यूरोप के बारे में। आपको बस इतना बताना है कि यूरोप क्या है। यूरोप एक महादेश है। यूरोप किस चिड़िया का नाम है बताओ? यूरोप एक कुछ है, महादेश है। कुछ है महादेश। अब महादेश किसे कहते हैं? एक होता है देश, एक होता है महादेश। महादेश का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा। बताइए, बहुत बड़ा देश। अरे एशिया हमारा क्या है? महादेश कई देशों से मिलकर बनता है। कई देशों के समूह को हम लोग कुछ कहते हैं महादेश। जैसे में हमारा यूरोप में आपको मिलेगा जाकर के, जानते हैं कितना देश? 44 से 45 देश आपको कुछ मिलेगा, मिल जाएगा। समझ में आया? जैसे में कैसे बूंदिया देखा है? बूंदिया, अरे बूंदिया जी जिससे रहता है बूंदिया, ये बूंदिया ना है तरह के तो कुछ है बूंदिया। आई पूरा कैसे क्या करता है? लड्डू कैसे बनता है? सब बूंदियों को लेकर के इसी से कर देता है पूरा, अक्कर से कुछ बनाता है लड्डू। उसी तरह से 400-4500 देश को एकदम मिला करके कुछ बना गया है महादेश। और उस महादेश का नाम क्या है? यूरोप। हमारे पास टोटल कितने महादेश हैं? 7। कौन है? 7। सबसे पहले कौन सी है? एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, और बताओ अंटार्कटिका, आओ ऑस्ट्रेलिया, आओ। हाँ चलो देखो यहाँ तक समझ में आ गया। हम लोग किसकी चर्चा करेंगे बताओ? इसके बारे में तो यूरोप के बारे में। ऐसे में तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास। क्या पढ़ रहे हैं? इतिहास। ये इतिहास शब्द है, ये कैसा शब्द है बताइए? कैसा शब्द है? इसको हम लोग इतिहास ही क्यों कहते हैं? तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कुछ इति। इतिहास को 2 भाग में तोड़ा गया है। क्या भाग में? 2 भाग में। पहला हो गया इति और दूसरा कुछ हो गया हास। मतलब इति का मतलब क्या होता है बताइए? इति का मतलब होता है अंत। इति मतलब क्या होता है? अंत। मतलब एकदम पीछे से उसका ही अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ सेंटेंस कि अतीत का अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? अतीत का अध्ययन। अतीत क्या है? अतीत हमारा हो गया बीता हुआ कल। कल के मतलब ये नहीं, कल मत कह देना, बहुत साल पहले की बात है ना? कैसे दादा दादी कहानी सुनाते थे, सुनाते कि ना सुनाते हैं? अब तो उन्हीं नहीं सुने वाले बात है। कहते थे बहुत समय पहले की बात है, एक राजा हुआ करता था, उसके 20 कन्या थी। है कि नहीं है? ऐसी तो कहानी सुन क्या है? पहले एक राजा के 20 कन्या, अब एक कन्या के 20 राजा है। ठीक है, आज समझना। चलो
इतिहास के बारे में मतलब देखिए, हम किसको इतिहास कहेंगे? इतिहास हम लोग क्यों पढ़ते हैं? अगर मान करके चलिए कि कोई राजा कोई गलती किया होगा, अगर उसके बारे में आज हम पढ़ लेंगे, वो गलती हम दोबारा नहीं दोहराएंगे। क्यों? मालूम है क्यों? इसलिए नहीं दोहराएंगे, अगर वो राजा गलती किया होगा तो उसका परिणाम कितना बुरा होगा। जब उसके साथ में उतना बुरा हुआ है तो हमारे साथ में कितना बुरा हुआ होगा। उस समय तो बंदूक नहीं था बड़का बड़का, अब तोप के सामने रख के अंतरिक्ष भेज देगा कि जाओ वहीं घूमते रहना आराम से। ऐसा में और जैसे पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं, वो भी एक प्रकार के भारत के राजा ही है। कौन है? भारत के राजा। जैसे में देखिए डीएम सुने हो, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो भी एक प्रकार के जिला के कुछ होता है। हमको पता है कि लड़की डीएम है, ठीक है। वर्षा नाम जैसे कुछ वर्षा नाम है। देखिए डीएम का मतलब क्या होता है? एक प्रकार का राजा। तो मतलब कि पूरा जिला के राजा डीएम होता है। अगर डीएम कह दिया कि ये होगा तो होगा, अगर कह देगा ना डीएम कि हमारे जिला में मोदी नहीं आ सकता है, वो नहीं आएगा, उसको अनुमति नहीं कि पहुंच जाएगा। डीएम कितना पावर होता है ऐसा में। और सोचिए डीएम ऐसे नहीं बनता है, उसको यूपीएससी क्रैक करना पड़ता है। यूपीएससी के लिए इतना बड़ा सिलेबस है। ऐसा में उसको हर एक राजा के बारे में पढ़ना रहता है, हर एक प्रजा के बारे में, हर एक मंत्री के बारे में पढ़ना रहता है। क्यों पढ़ता है? ताकि वो जो गलती किया है वो हम ना करें। अगर वही गलती ये भी करेगा, इसके साथ में क्या होगा? वही बुरा हाल होगा। इसलिए इतिहास पढ़ा जाता है कि जो राजा गलती किया था वो गलती दोबारा नहीं किया जाए। समझ में आया कि नहीं? समझ। अब देखिए आप ऐसे चल रहे हैं, बीच में खड्डा एक है, आप ऐसे चल रहे गिर गए, ठीक है। आपको तो मालूम चल गया कि यहाँ पे खड्डा रहता है, फिर दोबारा दूसरा का दिन जा रहे हैं, तो फिर उसमें पैर रखेंगे नहीं, आगे ऐसे उछल के पार हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पता है वो गलती करेंगे तो हम जाएंगे नीचे, है कि नहीं है? वो गलती करने का कहाँ जाएंगे हम लोग? नीचे। इसीलिए इतिहास को पढ़ाया जाता है बच्चों के बीच में, क्योंकि जो गलती राजा महाराजा पूर्वज जो किए हैं वो हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इतिहास के बारे में पता चल गया। इतिहास किसे कहते हैं? अतीत का अध्ययन। अभी बताइए कि अतीत में तो बहुत चीज हो जाता है, जैसे हमारे दादा है, परदादा है, उन सब के बारे में हम लोग क्यों नहीं पढ़ते हैं? बताइए। क्योंकि बड़ा बड़ा आदमी मतलब कुछ होता है, बड़ा बड़ा आदमी बना कैसे बड़ा? सोचने की बात है कि नहीं है? हमारे दादाजी हैं, परदादा हैं, उनके बारे में अध्ययन क्यों नहीं करे? अगर दादा हो गए, उनके परदादा हो गए, पता है क्या होता है? पीढ़ी तो पीढ़ी चलते जा रहा है, पीढ़ी चलते जा रहा है। एक दिन हम बाप बनेंगे, दादा बनेंगे, मर जाएंगे, उनको कुछ होगा, फिर हम परदादा बनेंगे। होगा कि नहीं होगा? अगर जिंदा रहेंगे तब हमारे बारे में अध्ययन कोई क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हम उससे कोई काम नहीं करेंगे कि हमको अध्ययन करें। हम देश के आजाद करवाए हैं? बताओ, बिहार के लिए कोई जंग लड़े हैं? नहीं। वैसा काम जिसका कोई साक्ष्य बचा हो, जैसे में ताजमहल है। ताजमहल को किसने बनवाया है? शाहजहां। तुम तो घर बनवा रहा है, मान सकते हम लोग घर बनवाते हैं अपने गांव में, तो हमको पढ़ेगा कोई कि छतौई गांव में एक घर बना था, उसके द्वारा इतना ईंटा लगा था, पिलर लगा था, कैसे कुछ पढ़ेगा? लेकिन ताजमहल जिसने बनवाया है शाहजहां, किसके लिए बनाया था? मुमताज के लिए। समझ में आया? मुमताज के मकबरे पर ना बना था जी, पूरा ताजमहल बना हुआ है। अब देखिए हम उनके बारे में क्यों पढ़ते हैं? बताइए, वो सब काबिल किए हैं, है कि नहीं है? ताजमहल अजूबा, सात अजूबा में से एक अजूबा माना जाता है, जो लगता है कि दोबारा नहीं बन सकता है वो सब, ठीक है ना। इसलिए जो अच्छा काम करे और जिसका साक्ष्य अभी तक बचा हो, साक्ष्य का मतलब क्या होता है? सबूत एकदम। जैसे में ताजमहल, ताजमहल आंख से देख सकते हो ना, वो एक बार कहते कुछ है, सबूत है कि नहीं है? सबूत। और सबूत नहीं रहा था तो शाहजहां ताजमहल बनाया था, ताजमहल बनाया था, कहाँ गया ताजमहल? अब ताजमहल नहीं रहा, हम लोग पढ़े किसके बारे में, है कि नहीं है? अब बताइए, लाल किला बनवाया गया था, कौन बनवाया है? हावड़ा ब्रिज बनवाया गया है कि नहीं है? कौन बनवाया है? अंग्रेज। उस सब के बारे में पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? उसका साक्ष्य है, हम आंख से देख सकते हैं कि हाँ हावड़ा ब्रिज है जो बिना पिलर के खड़ा है। अगर हावड़ा ब्रिज नहीं रहे तो हम कुछ कहेंगे उसके बारे में, ये बनवाया था, दांत के चल गया, पढ़ेंगे उसके बारे में? नहीं ना। यहाँ तक समझ में आया कि इतिहास क्यों पढ़ते हैं, किसके बारे में पढ़ते हैं? इतिहास। और हमने यहाँ पर डेली सब्जी लेके जा रहे हैं, सब्जी बाजार से खरीदे जा रहे हैं, तो इतिहास हमको पढ़ा जाएगा?
एक लड़का था जो सब्जी डेली खरीदता था, वो तो नॉर्मल है, हर कोई आदमी कर सकता है। ऐसा काम कीजिए जो कोई नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं, जैसे ताजमहल बनवाया, आपको बनवा सकता है ताजमहल, इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। आप उड़ के देख लीजिए, उड़ के अगर आप उड़ गए, इतिहास में नाम लिखा गया। अभी मत छत पर से जा रहे हैं, पापा की परी बन रहे हैं, उड़े चल दिए, ऐसा है ना होता है कि चलो आज हमको इतिहास बनाना है, आज छत पर जाएंगे और वहां से उड़ेंगे, उड़ गए इतिहास में बन गए। इतिहास बनाने के चक्कर में देखेंगे माला टंगी है बेचारा के फोटो पर। अब पापा के परी नहीं ना हो कि उड़ जाओगे, ये सब उड़ सकती है, ठीक है ना, ये सब छत पे जाएगी। अरे चलो चलिए, इतिहास के बारे में समझा गया। अतीत का ही अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास। ये तो हमारा कुछ हो गया लेकिन के डिफिनेशन। लेकिन का मतलब कुछ बच्चा खच्चा, लेकिन का मतलब कुछ होता है वही ना, छोटा बड़ा लेकिन के जो। चलो बाबू रटो, इतिहास का अतीत का अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। लेकिन हम लोग अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए हैं, क्लास 10 में पढ़ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा इसका अच्छा सा डिफिनेशन देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, एक और नाम था जिसका नाम है D.R. कृष्णामन के अनुसार, ठीक है। इनके अनुसार अब देखेंगे इतिहास को कैसे परिभाषित करते हैं। सही बात है कि नहीं बात है? डिफिनेशन तो कोई प्रकार के दे सकते हैं। बिहार बोर्ड में 16 लाख लेकर एग्जाम देता कि नहीं देता क्लास 10 में। अब आ जाए इतिहास किसे कहते हैं, तो 16 लाख लेकर के एक ही इतिहास के डिफिनेशन रहेगा, अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। बोलो, यही डिफिनेशन रहेगा सबके, यानी कोई ऐसा रहेगा, कोई वो रहेगा, कहा कि पुराने समयों का अध्ययन इतिहास कहलाता है, जिसका साक्ष्य मिला है उसको इतिहास कहलाता है। हर तरह के डिफिनेशन है। देखिए, ये हो गया इनके अनुसार इतिहास की परिभाषा। देखेंगे क्या कहना चाहते हैं। देखिए, उत्तर इतिहास, अतीत और वर्तमान। उत्तर का मतलब क्या होता है? एकदम अंतिम में, कहा एकदम स्टार्टिंग से, ऐसा में मतलब कि कुछ होता है एकदम स्टार्टिंग से अतीत और वर्तमान के बीच के निरंतर चलता रहने वाले समय। अब देखिए, इसको समझाना बहुत ही आसान है। जिसे लोग कहते हैं कि भूतकाल, कहा भूतकाल और भविष्य काल के बीच में जो समय चलते रहता है उसको कुछ कहते हैं? इतिहास कहते हैं। कुछ कहते हैं? इतिहास। नहीं समझ रहा है? जिसमें देखिए, जैसे में अभी से 2000 साल पहले, कब? 2000 साल पहले। और यहाँ पे देखिए कुछ लिखा हुआ है कि वर्तमान, कुछ लिखा हुआ है वर्तमान। देखो, एकदम 2000 साल पहले से और अभी चल रहा है वहां, यही सब के बीच वाले समय को जब पढ़ेंगे ना तो उसको कुछ कहेंगे हम लोग? इतिहास कहेंगे। वर्तमान कौन सा आगे समझ में आया? चलो, इसमें देखिए, अब यहां से समझ सकते हैं क्या हम लोग अतीत के अध्ययन को इतिहास कहते हैं, या वर्तमान के अध्ययन को इतिहास कहते हैं, या भविष्य के अध्ययन को इतिहास कहते हैं? क्या हम लोग वर्तमान में अभी कोई अगर काम किया है तो उसको हम इतिहास पढ़ेंगे? नहीं। क्या आने वाले प्रधानमंत्री कोई भी हो सके उनके बारे में पढ़ेंगे? नहीं। अब आपको मालूम होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी ऐसे काम किए हैं, उनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है कि नहीं है? राम मंदिर का निर्माण करवाए थे, 450 साल से केस चल रहा था राम मंदिर के, आखिरकार हुआ निर्माण। बताइए, कश्मीर में 370 हटा दिए, अब क्या चाहिए? है कि नहीं है? 370 था, इसका मतलब है ना कि आप कश्मीर में जा तो सकते हैं, रह तो सकते हैं, लेकिन वहां जमीन नहीं खरीद सकते हैं, और अभी भी नहीं खरीद सकते थे। लेकिन वहां पर था कि इतना दंगा फसाद था ना, वो सबसे छुटकारा दिलाया। ठीक है। अब देखिए, अतीत का अध्ययन कुछ कहलाएगा? इतिहास। नाम इसको पढ़ेंगे और नहीं तो इसको पढ़ेंगे। इतिहास में इस दोनों को नहीं पढ़ेंगे। ऐसे में पढ़ेंगे तो किसको पढ़ेंगे? अतीत को। यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत है? चलिए, अब देखिए, इतिहास का डिफिनेशन आपके सामने है, जो रियलिटी में एकदम है। वो तो अतीत का अध्ययन नहीं मानो रट देगा, जो नहीं बोलता उसको बोलो बाबू अतीत का अध्ययन कुछ कहलाता है? इतिहास। ठीक है ना। अब देखिए, इतिहास का असली डिफिनेशन हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर, तथ्यों का मतलब कुछ होता है, तथ्यों का मतलब होता है कोई एकदम ठोस सबूत। ठोस सबूत का मतलब क्या आपको मालूम है? जैसे में ताजमहल हो गया, हावड़ा ब्रिज हो गया, ये सब तो चीज है, ठोस सबूत है कि नहीं है? है, जिसको हम लोग देख सकते हैं, है कि नहीं है? उसके आधार पर इतिहासकारों के द्वारा
बीती हुई घटना को फिर से उजागर करना ही इतिहास कहलाता है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं इतिहास का पिता किसे कहते हैं? हेरोडोटस को कहते हैं। तो बताइए इतिहास का पिता मतलब द फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहते हैं? हेरोडोटस को कहते हैं। और ये देखिए जो यूनान के देश के निवासी थे, यूनान कुछ है देश के निवासी है। तो बताइए हेरोडोटस कहाँ के निवासी थे? यूनान के। हेरोडोटस कहाँ के? तो यूनान के। ऐसे में बताइए इतिहास के माय बाप किसे कहते हैं? मतलब पिता कहाँ के रहने वाले थे? यूनान के। ठीक है, इन्होंने संपूर्ण विश्व के इतिहास के बारे में जानकारी प्रस्तुत किया है। मतलब ये देखो इतिहासकार ऐसे ही नहीं बने, ये जितना भी इतिहास है सब के बारे में एकदम गहन अध्ययन, गहन का मतलब होता है कोई चीज एकदम विशेष रूप से सबसे अलग एकदम करते हैं, है कि नहीं? सबसे अलग तरह से इतिहास को चीजें थे अध्ययन, इसीलिए इनको इतिहास का कुछ कहते हैं, पिता कहते हैं। हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, तो मतलब पिता हो गए? नहीं, अरे इन्हीं का तो पढ़ाया गया, हम सब पढ़ा रहे हैं। ये जो लिख करके गए हैं उसी को तो हम पढ़ा रहे हैं। अपना तरफ से कोई इतिहास निकाले हैं? नहीं निकाले हैं। जब पूरा इतिहास को एकदम अच्छा तरह से एकदम पूरा बैठ के एकदम आराम से पालती मार के एकदम इतिहास का गहन अध्ययन करेंगे और कुछ नया नया चीज जोड़ेंगे, तब हम भले इसका छोटा छोटा कुछ बन सकते हैं। ठीक है ना? लेकिन इतिहास का पिता किसे कहते हैं? हेरोडोटस। कहाँ के निवासी थे? यूनान के। इन्होंने कहा किया था बताइए संपूर्ण विश्व के इतिहास की जानकारी प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत मतलब क्या होता है? हमारे सामने बीच में रखा था कि देखिए संपूर्ण विश्व का यही इतिहास है हमारे पास। ठीक है, जबकि जम्मू कश्मीर व इतिहास के बारे में कलहन की प्रसिद्ध रचना राजतरंगी से मिलती है। देखिए ये संपूर्ण विश्व का तो दिए हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर का जो इतिहास है इनसे नहीं मिल पाया। इनके देखिए जम्मू कश्मीर में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर कहाँ में है अभी? भारत में है। कहाँ में है? भारत में। अगर जम्मू कश्मीर का इतिहास आपको पढ़ना है तो कहाँ पढ़ना पड़ेगा बताइए? कौन सा किताब में होगा बताइए? राजतरंगिणी। कुछ जगह राजतरंगिणी में जम्मू कश्मीर का इतिहास की चर्चा किया गया है। कोई दिक्कत यहाँ तक आया समझ में? तो चलिए ऊपर से चलते हैं। एक चीज और बताइए इतिहास किसे कहते हैं? अतीत के अध्ययन को इतिहास कहते हैं, या तो कोई ठोस सबूत मिले। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर, तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर आया समझ में? अब देखिए यहाँ पे इतिहास के पिता किसे कहते हैं? हेरोडोटस। कहाँ के रहने वाले थे? यूनान के रहने वाले थे। अब बताइए जम्मू कश्मीर के अगर हमको इतिहास देखना है तो किस पुस्तक में मिलेगा? राजतरंगिणी में मिलेगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? तो दिक्कत है मत हो। चलिए अब हम पास चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। पहले हम आपको पढ़ाए थे यूरोप। देखिए बताए थे कौची यूरोप में कौची चल रहा है बताइए? राष्ट्रवाद। अब हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। ऐसे में राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? जिसे में देखिए आप लोग हर एक किसी से प्रेम करते हैं। आप किसी न किसी से प्रेम करते होंगे, अपने माता से, पिता से, बहन से, समाज से, है ना? गलत बता रहे हैं? तुम लोग किसी न किसी से प्रेम करते होंगे। अगर उसको कुछ संकट आता होगा तो तुम्हें बचाते होंगे। जैसे हमारे दोस्त है, कुछ कोई दोस्त अगर कोई मार रहा है तो तुम ही जाकर दूध खा पाएगा, तुम्हें बचाएगा उसको? बचाएगा नहीं बचाएगा? उसी तरह से अगर हमारे देश भारत, अगर भारत में कुछ होता है तो हम लोग बचाएंगे कि पलंग पर रुका देंगे? बचाएंगे। तो हम उस क्यों बचाएंगे? बता सकता है? बचाने का मुख्य कारण क्या है? क्योंकि हम अपने देश से क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। अगर नहीं, अगर पाकिस्तान में कोई मारेगा तो हम यहाँ से बोलेंगे अरे ठीक मार रहा है, अब मारता उसको तभी हमने भी चांस दे मारेंगे, कहेगा नहीं कहेगा? अब जैसे में तो उनके पड़ोस में लड़ाई हो रहा है,
तो तुम छाता पटा के बोला के रखा मार उठा दे क्या उठाओ कहता कि नहीं कहता सबसे ज्यादा मत हो अगर बगल में लड़ाई हो गया ना ऊपर से अरे मार देने के फुट फाट जाएगी इसमें नहीं बोले नहीं बोली हो हम देखे हैं आप कह रही हो नहीं समझ में आया अगर अपने घर में लड़ाई हो तो गलत बात है और अगर दूसरे को यहाँ लड़ाई हो जाए आज हम लड़ाई करते थे कितना मजा है क्या बताएं जैसे पाकिस्तान में लड़ाई होता है हम लोग को कुछ लगता है बहुत आलू पहले पाकिस्तान सब कहता है कि पाकिस्तान जिंदाबाद कुछ कहता था पाकिस्तान जिंदाबाद अब हम लोग कहते हैं पाकिस्तान जिंदा भाग मतलब जिंदा भाग जो धरा गया तो मार गए तुमको मालूम है कि पाकिस्तान की स्थिति इतना दयनीय है कि वहाँ आटा 800 रुपए किलो है आटा कैसे है बोलिए आटा कैसे है 800 रुपए किलो है जो यहाँ हम लोग गाड़ी खरीदते हैं 5-6 लाख में वहाँ 20 लाख में मिलता है महंगाई इतना ऊंचा लेवल पर गया है महंगाई ऐसे ही नहीं गया है पाकिस्तान जो है कर्जा लिया हुआ है किससे चाइना से अरे वो धोखा है ये है जेकरा तक हो गया देता भैया देता कल से हम आपको आपको कहेंगे दे दीजिए आए सब में नहीं समझ में आया वो हर एक कोई से कुछ ले ले कर्जा लेने के पीछे रीजन क्या मालूम है यहाँ देखिए एक सड़क गया हुआ है पाकिस्तान से निकल के पहुंची क्या है सड़क जो ग्वादर बंदरगाह से लेकर के चाइना जुड़ता है कहाँ जुड़ता है चाइना और भारत का मंडी यहीं पे है भारत का मंडी ऊंची है यहाँ पे मतलब कि जम्मू कश्मीर और यहीं से टच होकर के जाता है कि जाता है लेकिन एक बात याद रखिएगा यहाँ पे भारत के सेना एकदम तैनात है कि एक कदम बढ़ा तो रोड सही से तोड़ गायब कर देंगे बॉर्डर सिक्योरिटी देखिए इस सड़क का नाम है CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कुछ नाम है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अब देखो चाइना वाला बात बोला नहीं से कि देखो पाकिस्तान तुम्हारे पास कोई तो भीख मांगा है तो हाँ वो हम तो भीख मांगा है ठीक है तो क्या बोला कि जब तू भीख मांगा है तो पूर्ण रूप से हो जाओ तो कैसे तो बोला कि देखिए अगर आपके यहाँ चला कुछ सड़क बना देते हैं हम तो बोला अच्छा ये बताइए हम सड़क तो बनवा लेंगे पैसा कहाँ से आएगा तो चाइना बोला अरे पैसा कौन दिक्कत है ताजी पैसा हम तुमको देंगे लेकिन ब्याज भी लेंगे तो बोला ठीक है तो बोले कि पैसा ले कुछ करें कुछ करना कुछ है यहाँ से आप यहाँ तक सड़क बना दीजिए यहाँ से सड़क बना दीजिएगा तो यहाँ से ग्वादर बंदरगाह का मतलब कुछ होता है जहाँ पे जहाजों का सब सामान उतरता है जहाज मतलब पानी वाला जहाज सब सामान कुछ होता है उतरता है उसी तट को कहते हैं बंदरगाह तो यहाँ से चाइना का सब सामान जाता है लेकिन किसने से जाता है अब देखिए चाइना इतना तेज आदमी है इतना तेज है सड़क कितना ही बना है पाकिस्तान ही पैसा कौन दिया है चाइना दिया है उपयोग कौन कर रहा है चाइना कर रहा है सूद ब्याज कौन देगा पाकिस्तान देगा अब सोचिए अब पाकिस्तान की सड़क इतना महंगा सड़क है ना इतना महंगा इतना पैसा लगा है ना कि अगर पाकिस्तान को 7 बार भी बेचा जाए ना पाकिस्तान को कैसे हम एक अमरूद लिए हैं अमरूद को 7 बार बेच दिए तो मतलब एक बार में 10 रुपया 7 बार में 70 रुपया अगर पाकिस्तान को 7 बार भी बेचेंगे ना तो ये उसका कर्जा नहीं उतरेगा इतना कर्जा ले रहे ऐसा में हमारे हिसाब से सोचो कि पाकिस्तान को 7 बार बेच दो पाकिस्तान के बार 7 बार और 7 बार अलग अलग आदमी से अरे बिहार में तो यही होवे करता है एक खेतवा के दो पैसे बेच देता है अब पैसा लेके उड़ जाता है ना उसी तरह से पाकिस्तान को अगर 7 बार बेचा जाए ना ये रोड की किराया नहीं दे सकता है ऐसा में इस तरह के नाम कुछ है CPEC मतलब होता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ऐसा में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ऐसा में इससे पाकिस्तान बड़ी तेज बनता है ऐसा में बड़ी तेज बनता है बहुत तेज कहता क्या है चलो जैसे है पाकिस्तान अपन समझे हम लोग अपना समझेंगे देखिए तो हम पढ़ रहे थे कौन चीज राष्ट्रवाद अब राष्ट्रवाद किसे कहते हैं अपने देश के प्रति प्यार क्या कहलाता है राष्ट्रवाद कहलाता है अपने देश के प्रति लगाव प्यार कुछ कहलाएगा राष्ट्रवाद अगर हम अपने समाज के प्रति प्यार दिखाएंगे तो कुछ कब आएंगे कुछ कहलाएगा बताइए समाजवादी कुछ
कुछ कहलाएंगे समाजवादी। देखिए, तो राष्ट्रवाद एक ऐसी सामाजिक परिकल्पना है, एक ऐसी सामाजिक परिकल्पना है जिसमें किसी भी क्षेत्रों, कुछ है जी क्षेत्रों यहाँ पे लिखा होगा वो, ठीक है, किसी भी क्षेत्रों में अहम योगदान होती है। जिससे में अहम योगदान का मतलब होता है कि आप एक बिजनेसमैन हैं। मुकेश अंबानी के नाम सुने हो? मुकेश अंबानी भारत के हैं। भारत के किस राज्य में हैं? महाराष्ट्र के हैं। गुजरात के हैं। अभी रहते हैं वहां, लेकिन उनका असली घर कहाँ है? गुजरात में है। वो भारत के हैं और भारत को मतलब कि इतना उनके पास पैसा है कि भारत का जीडीपी उनके से कुछ तो हाई है। तो वो किसी न किसी क्षेत्र में कोचिंग किए हैं, अहम भूमिका निभाई है कि नहीं निभाई अपने देश के प्रति? अहम। देखिए, इसमें लिखा है किसी भी क्षेत्रों में योगदान। योगदान का मतलब होता है कि भारत को एशिया के सबसे अमीर आदमी है। एशिया के नहीं कर सकते हैं। अरे उनसे से ज्यादा है भाई, लेकिन उन्हें भी शौक करते हैं कि हमारे पास कितना पैसा है। अब कोई कोई दबा करके रखता है, ऐसे तो नहीं घर द्वार में रहता है गांव में। कोई कोई आदमी आता है ना कि धोती या गमछी पहन के चलेगा, लेकिन उसका प्रॉपर्टी कुछ क्या वो बड़ी पैसा रखेगा, बड़ी पैसा रखता रहेगा। अब धोती गमछी पहन के चलेगा, इसलिए मेरा पैसा और क्या रहेगा, कितना नहीं पैसा रहेगा, हाथ पर नया नया जींस फुल पैंट एकदम यहाँ से हेलो इसी कर चल जाएगा, है ना। आदमी दो किस्म का होता है, एक होता है पैसा दिखाता है और एक होता है कि छुपाता है। तो मुकेश अंबानी सिर्फ दिखाते हैं, उनसे भी अमीर आदमी है रतन टाटा है। फिर रतन टाटा जितना डोनेट किए हैं, डोनेट मतलब गरीबों को बांटे हैं ना, अगर नहीं ना अभी तक बांटते हैं तो मुकेश अंबानी उनके सामने की लगते हैं कुछ ही। दुनिया के सबसे अमीर आदमी। फिर अब देखिए, योगदान अर्थात किसी भी देश का विकास करना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। हम लोग अपना देश में रहते हैं तो उसका विकास को सोचेंगे, ऐसा सोचेंगे कि हमारा देश डूब जाए, हमारे देश पर फिर से अंग्रेज गुलाम कर लेवे, ऐसा सोचेंगे? कभी नहीं सोचेंगे। क्यों नहीं सोचेंगे? कि हम अपना देश से क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। आप अपने घर को सोचिएगा कि कोई हम दूसरा को यहाँ करके हमारा निराश करे, डेली हमसे बर्तन में झाड़ू मरवावे, नहीं ना। क्यों? क्योंकि हम अपने घर से क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। करते नहीं करते हैं, एक अपने घर के प्रति एक अलग सी भावना रहता है, रहता क्यों रहता है। चलिए, यहाँ तक समझ में गया। राष्ट्रवाद का विकास 19वीं शताब्दी से ही कुछ हो गया है, शुरू हो गया है। अच्छा, शताब्दी का मतलब क्या होता है आपको मालूम है? एक शताब्दी में क्या सब रहता है? 100 साल। और दशक में 10 साल। अब यहाँ पे लिखा हुआ 19वीं शताब्दी से कुछ हो गया है, स्टार्ट हो गया है। अच्छा, कैसे स्टार्ट हुआ होगा? तो कहां से स्टार्ट हुआ था? यूरोप से। कहां से स्टार्ट हुआ था? यूरोप से। तो यही तो पढ़ रहे हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप से राष्ट्रवाद स्टार्ट हुआ था। देखो, राष्ट्रवाद स्टार्ट होने के पीछे बहुत बड़ा कारण है। हम आपको धीरे धीरे इस चैप्टर में कुछ करेंगे, सब पढ़ाते चलेंगे, ठीक है। धीरे धीरे आपको पूरा चीज पता चल जाएगा यूरोप में राष्ट्रवाद क्यों हुआ था, राष्ट्रवादी सब क्यों बने थे, ठीक है। यहाँ तक सुनना गया। अब देखिए, यहाँ पे लिखा है 19वीं शताब्दी, कुछ नहीं लिखा है 19वीं। हम लोग अभी कौन सी चल रहा है बताइए? 21वीं सदी, ठीक है। यहाँ देखिए, जो अपने देश के प्रति रोज लगाव की भावना का विकास करता है उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। यहाँ एक राष्ट्रवाद का एक और डेफिनेशन हमको देखने के लिए मिलता है, कहता है कि जो अपने देश के प्रति सोच और लगाव, क्या है, सोच और लगाव रखता है उसे क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आएगा कि राष्ट्रवाद किसे कहेंगे, बताइए राष्ट्रवाद किसे कहेंगे हम लोग? कुछ जो अपने देश के बारे में सोच लगाव रखता है, जो अपने देश का मतलब भारत, जो अपने देश के प्रति अच्छा सोचे उसी कुछ कहते हैं राष्ट्रवाद कहेंगे। अच्छा सोचे वाला के ही तो कुछ कहते हैं राष्ट्रवाद कहते हैं। चलिए, अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, इनके बारे में पढ़ाएंगे, दिखा देंगे। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि और जिस व्यक्ति में ये भावना पनपती है उसे क्या कहते हैं, राष्ट्रवादी। अगर मेरे अंदर राष्ट्रवाद की भावना पनपा है, अगर हम अपने देश के प्रति प्यार को इतना बढ़ाए हैं
कि हमारे देश पर नजर डालने वाला कि हम आंख निकाल ले रहे हैं, तो हम कोची कहा जाएगा, राष्ट्रवादी। कोची कहेंगे, राष्ट्रवादी। अगर हमारे अंदर राष्ट्रवाद की भावना पनप रहा है तो हम क्या हो गए, राष्ट्रवादी। जिस व्यक्ति के अंदर राष्ट्रवाद की भावना पनपती है उसे कोची कहते हैं, राष्ट्रवादी कहते हैं। आखिरकार ये कुर्सी में राष्ट्रवादी निकलेगा नहीं, ये में निकलेगा, किसी भी आदमी में ही निकलेगा जो जीवित रह सके, अमर में निकलेगा नहीं। अब भूत बन गए ना, चलो दौड़ा के मारते हैं, पाकिस्तान बोल रहा वो राष्ट्रवादी भूत होगा कुछ होगा, राष्ट्रवादी भूत। ऐसे में अगर कोई आदमी मर जाता है उसका आत्मा निकलता है, कहता है कि अच्छा हम जीते जी जो काम नहीं किए मरते मरला के बाद करेंगे, चलते हैं आत्मा बन के और सब पाकिस्तान वालों को कुछ करते हैं स्वाहा, तो सब हो जाए कौची, राष्ट्रवादी भूत। ऐसे में राष्ट्रवादी आत्मा, हम लोग राष्ट्रवादी जीवित प्राणी है, वो सब जगह राष्ट्रवादी आत्मा, ठीक है ना, बड़ी मार आएगा तब बहुत ज्यादा। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं कौन सी कि 1879 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या था, मुख्य कारण क्या था। 1789 जी, एक होता है 1840 में है, कब है 1840, लेकिन अगले में कुछ पढ़ेंगे 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति का मतलब होता है कि यूरोप में एक देश है, कुछ है, जैसे एशिया में एक देश है जिसका नाम कुछ है हमारा भारत, उसी तरह से यूरोप में कुछ है एक देश है जिसका नाम कुछ है फ्रांस, कुछ है फ्रांस। अब देखिए फ्रांस में कैसन क्रांति आया था इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए 1789 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण राजनीतिक कुछ हो जाता है, राजनीतिक, उसके बाद आर्थिक, उसके बाद कुछ है सामाजिक, बौद्धिक। यहाँ तक आपको चार बात याद रखना पड़ेगा, कुछ सबसे पहले राजनीतिक, आर्थिक, उसके बाद और बौद्धिक। अब हम चारों को बताएंगे कि कैसे कैसे सब आया था। देखिए यहाँ पे लिखता है कि कारणों को माना जाता है कि फ्रांस की क्रांति के समय निरंकुशवादी शासक लुई 16वां था। अब आपको यहाँ पे एक नया शब्द देखने के लिए मिलेगा जिसका नाम कुछ ही है, निरंकुशवादी। कुछ होता है निरंकुशवादी। यहाँ पे देखिए निरंकुशवादी का मतलब होता है ना एकदम बिगड़ा हुआ राजा, कुछ होता है बिगड़ा हुआ राजा। वो चाहता है कि हम शासन तो करेंगे, कुछ करेंगे, हम शासन तो करेंगे लेकिन जनता का भलाई नहीं करेंगे। जैसे में नरेंद्र मोदी जी चाहे कि हम शासन तो करेंगे लेकिन जनता का भलाई नहीं करेंगे, तो जनता उनको छोड़ेगा, कहा कि चलिए कुर्सी खाली कीजिए, दूसरा आदमी को बैठे दीजिए, है कि नहीं है, इसी को बिठा देंगे। अगर मोदी जी अगर चाहेंगे कि हम भाई शासन तो करेंगे लेकिन कोई की भलाई नहीं करेंगे, खाली अपना बारे में सोचेंगे, तो जनता रह देगा, बोलिए जनता रह देगा। बताइए आखिरकार जनता की सेवा के लिए बने हैं, इन्हीं के लिए तो बना गया है। निरंकुशवादी का मतलब होता है एकदम बिगड़ा हुआ राजा, एकदम भ्रष्ट, सोची एकदम भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार का मतलब समझना आता है। देखिए भ्रष्टाचार का मतलब होता है अगर मान के चले कि आपके पास 10 बीघा खेती है, कितना है 10 बीघा खेती, राजा जानते हो इसका नाम कुछ ही है लुई 16वां, कुछ ही है लुई 16वां। और था तो लुई 16वां क्या करता था ना कि अगर आपके पास 10 बीघा खेती है तो कितना है 10 बीघा खेती है, तो आपसे पहले पूछेगा चलो बताओ ये बीघा खेती तुम्हारे पास, तो तुम बोलेगा जी हुजूर 10 बीघा खेती है। तो बोला तो ठीक है 10 बीघा है ना, जितना अनाज निकलता है सब मेरे पास आना चाहिए, किसके पास, मेरे पास आना चाहिए। ठीक कहता है अगर आप ही को दे देंगे तो हम खाएंगे कुछ, वो कहता है अगर अनाज नहीं पहुंचा तो वह बोला उनको भर देंगे, असल में वह बोड़ा में तुमको भर करके अब विसर्जन कर देंगे। तो बोलते हैं नहीं सरकार अपन जान से प्यार कुछ होता है जी, तो कहा कि ठीक है तुम लेके आना, जितना हम देंगे उतना तुम रख लेना। एक आदमी के खाया पड़े देगा 10 बीघा, समझता 10 बीघा के अनाज देगा और उसके बदले में 40 अनाज दे देगा, तो वो कैसे रहेगा, तो अच्छा आदमी है। बताइए ऐसा नहीं सर राजा को तो उसे लगा करके उड़ा दीजिए, लेकिन उस समय कुछ नहीं कर सकते थे। असल में अब के जमाने में कुछ होता है कि अगर कोई प्रधानमंत्री बना है तो कितने साल के लिए बनता है 5 साल, फिर उसके बाद कुछ होता है इलेक्शन चुनाव, लेकिन वैसे वहां कुछ नहीं था।
अगर राजा हम हैं, अगर हम मर गए तो हमारा बेटा बनेगा, वो मर गया तो ओकर बेटा बनेगा, और वो मर गया तो ओकर बेटा बनेगा। मतलब ना वो सब ना, अभी सब आगे पढ़ना है। लोकतांत्रिक मतलब होता है कि जहाँ पे सिर्फ जनता की चर्चा हो। अभी कहाँ, अभी राजतंत्र चल रहा है, कोई चल रहा है राजतंत्र, समझना यार, कोई चल रहा है तो राजतंत्र चल रहा है। और हम लोग अभी नहीं चल रहा है, मतलब यूरोप में उस समय चल रहा था राजतंत्र, मतलब सिर्फ राजा का ही बात माना जा रहा था। लेकिन अभी कौन चल रहा है? लोकतंत्र। अभी लोकतंत्र चल रहा है, जो जनता कहेगा वही होगा, जनता जिसको राजा बनाएगा वही बनेगा। अगर जनता चाहे कि मोदी हटे तो अगला दिन हटे, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन पहले राजा कहता था कि हम राजा हैं तो हैं, धोनी के रहना तरह तो घर निकलो अपन। असल में चलिए देखो यहाँ तक समझना गया। निरंकुशवादी का मतलब कौन बताएगा? निरंकुशवादी का मतलब होता है भ्रष्टाचार, एकदम भ्रष्टाचारी। भ्रष्टाचारी का मतलब एकदम उस पर अत्याचार करने वाला, खत्म नेता, कुछ खत्म नेता नहीं, खत्म राजा है कहेंगे, ठीक है। देखिए अब इसमें करना है कि इसके काल में भ्रष्टाचार का बोलबाला था। बोलबाला का मतलब समझता है, नहीं से कहता है जो जीता वो सिकंदर, हारा सो बंदर। जीते वाला के बोलबाला, बाकी सबके मुंह काला। मतलब देखिए भ्रष्टाचार उस समय में जो भ्रष्टाचार था ना, भ्रष्टाचार के एकदम बोले वाला था। बोल वाला का मतलब होता है कि एकदम जी हुजूरी करने वाला एकदम। ऐसा में आ रहा कि नहीं आ रहा है? ये भ्रष्टाचारी का मतलब सुन में आया? ये बोल वाला का मतलब सुन में आया? मतलब कि उस समय इंसानियत का कोई वैल्यू नहीं था, उस समय सिर्फ कुछ था, भ्रष्टाचारी था। उसी का सब लोग जो माना वही, जो राजा बोलेगा वही ना होगा जी। राजा अगर भ्रष्टाचार रहेगा तो जनता कुछ कर सकता है उसके प्रति? कुछ नहीं करेगा। कुछ गहूं देगा तो उसको राताराती कटवा देगा। पहले पूछो तो पहले जान की कोई कीमत असर था? राजा जिसको चाहेगा उसको मार देगा। एक गांव के राताराती मार देता था, पूरा गांव को खत्म कर देता था। असल में एक रात में पूरा गांव खाली। अगर राजा अभी रहता एक रात में पूरा निहवा खाली करना है तो पूरा निहवा खाली एकदम, बाले बच्चे बूढ़े सब मर देगा। राजा क्यों होता है? ऐसे में अब तुम लुका रहोगे तो अलग बात है, सवेरे निकलोगी ना। देखिए सभी प्रदेशों की मतलब वहां पे अगल बगल कुछ था, सभी प्रदेशों की आर्थिक स्थिति खराब थी। आर्थिक स्थिति का मतलब होता है पैसा कौड़ी एकदम, सब तो पैसा कौन ले रहा था? राजा। तो पैसा बचा कुछ? हम कमा रहे हैं, सब घरे पैसा हम दे देंगे, तो हमारे पास बचा कुछ बचेगा? तो आर्थिक स्थिति उस समय सभी प्रदेश में कुछ थी, खराब थी। किसको किसको छोड़ करके? तो देखिए थी जबकि पादरी, कुछ लिखा है यहाँ पे पादरी का मतलब तो कुछ होता है जैसे में आजकल पंडित जी होते हैं ना, तो पंडित जी पर कोई हाथ उठाता है जी? पंडित जी को कोई गाली देता है? नहीं, क्योंकि उनका जाति उतना पवित्र रहता है। तो उस समय सबके साथ अत्याचार हो रहा था। लेकिन एक पादरी वर्ग था, पादरी का मतलब होता है पंडित। कौन होता है? पंडित का। और कुलीन वर्ग, कुलीन का मतलब होता है बिजनेसमैन। कुछ होता है बिजनेसमैन मतलब किसे? अंबानी साहब वो बिजनेसमैन हो गए। मोदी जी चाह करके उनको कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। उनके पास इतना पैसा है कि सब सीट खरीद सकते हैं वो अकेले। उसको कहते हैं कुलीन। कुलीन का मतलब कुछ होता है, बताइए? बिजनेसमैन, व्यापारी। कुछ होता है व्यापारी। पादरी का मतलब कुछ होता है? पंडित। पादरी का मतलब कुछ? पंडित। कुलीन वर्ग की स्थिति अच्छी थी। के वर्ग की स्थिति अच्छी थी बताइए? कौन? कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग। अब आपको समझ में आना चाहिए। आगे देखिए इस क्रांति के मार्ग को दो आदमी मिलकर के कुछ क्या था? आगे बढ़ाया था। कुछ लिखा है वाल्टेयर रूसो तथा कुछ लिखा है मॉन्स्क्यू ने आगे बढ़ाई थी। तो दो को यहाँ पे क्रांतिकारी आदमी निकला था और कुछ किया था, इसको आगे। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं हम। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़े बताइए? यहाँ से आपको बताते हैं किसके बारे में? लुई किसके बारे में?
लुई सोलामा के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ये बताइए कि एक प्रकार का कैसा नेता था? कैसा नेता था? भ्रष्टाचारी। भ्रष्टाचारी का मतलब कुछ होता है एकदम खत्म नेता, मतलब अपन मन मतलब नहीं करता था। अगर हमको इसका खेत लूटना है तो लूटना है, तब कोई हमको नहीं मना कर सकता। ऐसे में अब देखिए कि किस वंश का था मालूम है? जैसे में हर चीज का वंश होता है ना। जैसे में राम जी किस वंश के थे? राम भगवान जो थे किस वंश के थे मालूम है? रघुकुल वंश। रघुकुल कौन सा? रघुकुल। मतलब रघुकुल एक वंश का नाम होता है। जैसे हमारा वंश कोशी है, आपका वंश कोशी है, नहीं पता कौन सा जाता है? यादव। तो कौन सा वंश से आ रहे हो तुम लोग? कि कभी आओ कुछ अलग थे का ना है ना, वैसे वही चल रहा है ना। लेकिन अगला बार चेंज निकला था का महीने महीने कि चलो आज हम कोई नहीं है, अगला दिन बावन बनेंगे, चलो परसों बन जाएंगे, दो बन जाएंगे, इतना ही ना। समझ में आया? इसलिए बताते हैं वंश था। बताइए ये जो है ये कौन सा वंश का था? तो इसका वंश का नाम है पूर्वो वंश। कौन सी है? कौन सा वंश का था? तो पूर्वो वंश का था। ऐसे में अब देखिए इनके बारे में और कुछ अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। अच्छा बात है, खराब बात? खराब बात। इतना अच्छा अच्छा काम किया है उसको खराब कहेंगे जी? खराब दिखा गया है। देखिए इनके द्वारा बहुत अच्छा अच्छा और नेक नेक काम किया गया है। जैसे में हो गया कि आदमी के खेत लूटना हो गया, कुछ हो गया कि समंती व्यवस्था लागू किया था, सबसे बहुत खराब चीज था। कुछ था समंती व्यवस्था। कुछ था बताइए? समंती व्यवस्था। समंती व्यवस्था का मतलब जानते हो? कुछ होता है समंती व्यवस्था का मतलब होता है, देखिए मान करके चले कि ये खेत किसका है? ये मान के चले कि 1 बीघा खेत है। कितना है? 1 बीघा हमारा खेत है। कौन है? नहीं 1 बीघा मान के चले कि आपका खेत है, चाहे तो आपका खेत है। इस पर हम डेली हर साल जाते हैं और तुम्हारे पास कहते हैं कि ठीक है तुम्हारे पास कितना खेत है? तो बोला कि सर मेरे पास तो अभी 1 बीघा खेत है फिलहाल में। तो ठीक है तुम उस पर जितना अनाज उपजाना वो हमको देना। तो ये हमको अभी के जमाने में अगर ऐसे कहे जाएंगे तो सबसे पहले कोना में से वो लाठी निकालेगा, कुछ निकालेगा कोना में से वो लाठी, कहा पढ़ावे के भाग भाग नीचे भर ले, लेकिन खेत ले लीजिएगा, हम अनाज ले लीजिएगा, देगा तुम जी? कोई नहीं देगा। लेकिन पहले के जमाने में कुछ था नहीं देगा। मान के चले कि जो बोरा में तुम हमको अनाज देगा ना, अगर अनाज नहीं पहुंचा तो वो बोरा में तुमको हम पहुंचा देंगे असल में। अब वो बोरा में सिया हुआ के गंगा के विसर्जन कर देंगे, ले जा भैया ले जा सकते, ठीक है ना। इसलिए सब पे डरे देना पड़ता था। और इसी व्यवस्था को कुछ कहते थे हम समंती व्यवस्था। कुछ कहते थे समंती व्यवस्था कहते थे। समझ में आता? बताइए खेत किसी और का, अनाज किसी और को चाहिए, मेहनत हमारा और अनाज तुमको चाहिए। अब के जमाने में कोई मांगे आ जाए एको किलो चावल मांगना होता है ना, दे दीजिए कर लो बात ही क्या ठीक नहीं है। अगर आटा पैसा मांगना है मांगी कौन? आटा पैसा के हाँ अरे तेरे बबुआ के जा रहा है स्कूल पढ़े, 1 कटोरा आटा पैसा दे दे, 1 कटोरा आटा। तो वो कुछ सोचता पहले पूछता है कि आटा है आपके पास? तो हाँ है तो दे दीजिएगा। हाँ ये नहीं कि आपको दीजिए, दे दीजिएगा मतलब सिर्फ पूछ रही है, निवेदन कर रही है कि दीजिएगा। आप पहले कुछ 1 किलो आटा है तुम्हारे पास, अब उसके पास है कि नहीं वो नहीं जानता है तुम्हारे पास, हमको चाहिए तो चाहिए। अब तो कहूं से दो, घर बेच दो, कुछ बेच दो, अब बात देखो तुम्हारे पास 1 क्विंटल चावल है और उसके पास भले आसे के खाए हुए चावल रहे, लेकिन हम राजा पहले कुछ कहा था तुम्हारे पास 1 क्विंटल चावल है तो है, हमको चाहिए तो चाहिए, अब तुम कहूं से हमको दे दो। तो अब 1 कटोरा आटा के लिए आपके पास चावल आटा है? तो हाँ है, आप दे सकते हैं, हम आपको कल लौटा देंगे, कल पक्का दे देंगे। कल आटा सूख रहा है, आटा नहीं गेहूं सूख रहा है, कल पिसवाएंगे, अब पहला आटा आप ही को देंगे। अच्छा ठीक है दे दीजिएगा ना? अरे हम दे देंगे। तब ऐसे मांगा जाता है पहले
मधु इसी करती होगी। नहीं करते। तो कोची मांगते अपन पड़ोस से बताओ। नहीं करते। पड़ोस से करती है तन सु दिमाग है दिमाग सब कुछ करना है आंका ये कुछ करते हैं तो सु दिमाग है दिमाग दे दीजिए ना तो सुझाव करना है नहीं रोशनी से कुछ ही है। अरे मछलियां तो सुन मार दियो दे दो तो ना सुना हमें नहीं करेंगे। ठीक है। यहाँ तक समझना है सीमांतो समांती व्यवस्था समझ में आ गया। खेत किसी और का अनाज किसी और को मालिक कोई और अनाज कोई और मेहनत करे कोई और खाए कोई और उसको कुछ कहते हैं समांती व्यवस्था। आज समझे यहाँ तक कोई दिक्कत है। चलिए अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा देखते हैं। देखो जो लुईस सोलामा इतना भ्रष्टाचार किया है इतना भ्रष्टाचार किया है ना कि इसको ऐसा मारा है ना सब ऐसा दबा दबा मारा है ना ऐसे मुड़िया काट करके आज देखो झूठ भी रखता था। देखो कैसे झूठ भी रखता है देखो दिख रहा था देखिए यही है हमारे कौन है साफ साफ दिख रहा है लेकिन दूर से देखो ना दिखेगा साफ से। देखो भागा जा रहा है देखिए बता देखिए यही हमारे हैं लुईस सोलामा जी है। इज्जत से माला पहना दो लीजिए माला हो गया गीला गीला मले ना जी। अरे मरे हुए आदमी को माला पहना जाता है लेकिन इस सबके चप्पल जूता का माला जरूरी है। इस सब फूल वाला माला नहीं सही लगा इस सब हटाओ सबके चप्पल जूता का माला पहना दो। तो सोचिए वो चप्पल है ऐसा में कुछ है चप्पल जूता का माला पहना रहे हैं तब कागज से किया है एकदम बांधा था। चलो देखो आप समझते हैं। अरे वही तो चीज है ये गाना के मर्दाना के मेहरान मतलब लेडीज है कि जेंट्स है। अरे बाबू लुईस सोलामा का मतलब हो गया जेंट्स था। सोचिए जेंट्स देखो एक लेकिन सही सोचने वाली बात ये नहीं है सोचने वाली बात है। एक तो इसका दाढ़ी नहीं कुछ आल है ये नहीं है प्लस से बाल भी इतने कम है कपड़ा ऐसे पहले है ना वो सब लड़कियों ना पहनती है ठीक नहीं है। एक तो देखो यहाँ पर स्टार लगे है गुलाबी पे लहू है माला यहाँ पे तो कैसे मिले है एकदम लड़की से लग रही लग रही तब ना बेचारा कंफ्यूज है पता ये लड़का है कि लड़की है। लुईस सोलामा तो देखिए ये इतना खत्म देखो देखने में कितना अच्छा लग रहा है। ये बात याद रखिएगा जो दिखता है वो होता नहीं है। देखने में कितना सुंदर लग रहा है तो ऐसे ठाट बाट से खड़ा है ये खड़ा होगा दूसरा कोई पर ताक रहा होगा अच्छा तू अनाज लाया है लाओ जल्दी कैसे है वो ताक रहा है कोई पर ताक ही रहा होगा कि कोई देवे आया होगा कुछ कुछ ऐसा देखिए इसके साथ इतना दुर्व्यवहार किया गया था। दुर्व्यवहार नहीं अच्छी व्यवहार जैसन करनी वैसन भरनी। देखो ये जो है ना ये लकड़िया वाला देखो लकड़ी वाला दिख रहा आपको इसको कहते हैं गिलोटीन। कुछ कहते हैं गिलोटीन। गिलोटीन का मतलब तो कुछ होता है गिलोटीन का मतलब होता है कि यहाँ पर एक आपको कुछ रहेगा गोल रहेगा यहाँ पे कुछ रहेगा गोल और में 3-4 आदमी धर के मुड़िया एकदम लगा देगा ऐसे तो पाल देगा कैसे बकरी खसी कटाता है ना उसे लगा देगा। अब देखिए ऊपर से वो कुछ दिख रहा है वो धार ये कम से कम 100 किलो का रहता होगा कितना के 100 किलो एकदम मोटा लोहा के एकदम पजल एकदम कस के लगाता है कुछ एकदम मध्य के पकड़े रहता है। अब ऊपर से क्या करता है कि देखो रस्सियां पकड़ने हैं छोड़ो जी छोड़ ही नहीं रहा है छोड़ देगा कुछ देर में देखो ये कुछ करेगा छोड़ेगा अब ऊपर से आएगा छपा निकाल देगा इसको बाहर मूड़ी को निकाल करके क्या किया ये देखो लेकिन देखो देख रहा है देखो बेचारा के ये दिख रहा है आपको देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लुईस 16 है ना लुईस 16 का मतलब लुईस सोलामा इसी का मूड़ी है। देखो काट करके अमूलिया को किया है सबके दिखा रहा है कि देखो आज से आपका दुख के दिन गयो रे भैया सुख के दिन आयो रे ठीक है ना। अब आपका दुख के दिन खत्म अब कौन सा दिन आएगा सुख के दिन। आया समझे लुईस सोलामा के बारे में कितना खत्म नेता था। अगर आपसे पूछेगा लुईस नेता नहीं राजा था आपसे अगर पूछेगा कि लुईस सोलामा किस प्रकार का व्यक्ति था भ्रष्टाचार व्यक्ति था। वो किस वंश से था बोर्बो वंश से था। उसके बाद बताइए लुईस सोलामा के काल में किन दो व्यक्तियों का अच्छा स्थिति था
बताइए। पादरी और बिजनेसमैन का। पादरी और बिजनेसमैन तो सब कुलीन वर्ग होते हैं। दो वर्ग का अच्छा स्थिति था। कौन कौन? देखो पादरी वर्ग और दूसरा कुलीन वर्ग का स्थिति अच्छा था। अब बाकी सब आर्थिक स्थिति से कुछ कर रहे थे, जूझ रहे थे। ऐसा में कोई दिक्कत यहाँ तक है? बताइए समझे में? याद कर हो जाएगा ना? चलिए अब इसके द्वारा कुछ देखे जाते हैं। देखो यही है हमारे लुई सोलामा भाई। इसको भाई कैसे कर दिया जी? टाइम हो गया क्या? टाइम इज रनिंग आउट बट कितना टाइम हुआ? 8 बज गया। 8 बज के 5 मिनट। बस 5 मिनट और चाहिए। उनका नाम है सकते। 5 मिनट इसको खाली खत्म कर लेते हैं बस। चार को है। देखिए 1789 ईस्वी में एक क्रांति हुआ था जिसका नाम कौन सी है? फ्रांसीसी क्रांति। कौन सा क्रांति है? फ्रांसीसी क्रांति। देखिए फ्रांसीसी क्रांति के बाद किए गए मुख्य काम क्या क्या है? मतलब कि लुई सोलहवां को काट के मुड़ी लटका के उसके बाद कुछ अच्छा काम भी किया गया था। अब कौन कौन सा काम था वो हम आपको दिखाते हैं। देखिए इसका मतलब कि मुख्य काम इसे दिया गया। देखिए सकारात्मक का मतलब कुछ होता है मालूम है? मतलब कि सही काम। नकारात्मक का मतलब गलत। तो पहला काम कुछ पता है कि नेशनल असेंबली की स्थापना की गई थी। नेशनल असेंबली का मतलब होता है कि जो जहाँ पे अमीर आदमी जो बड़ा राजा और महाराजा सब है आपस में एक बैठक बुलाते हैं और बुला करके जनता के हित में सोचा जाता है। ऐसा सुनिए जनता के हित में कैसे रही? यहाँ पे देखिए हमारा अभी दिल्ली में है ना जी, असेंबली है दिल्ली में। वहां पे सब मोदी, पीएम मोदी मतलब नरेंद्र मोदी हो गया, राष्ट्रपति प्लस में मुख्यमंत्री सब कोई मिल करके आपस में कुछ करते हैं कि जनता के भलाई के बारे में सोचते हैं कि आगे 5 साल में जनता को किस तरह से बचा करके रखें और किस तरह से भारत को बढ़ाएं। उसी तरह से नेशनल असेंबली का कुछ किया था। पश्चिम बात बताइए, नेशनल असेंबली की स्थापना की गई थी। और दूसरा काम कुछ है कि नया संविधान बनाया गया था। पहला संविधान कैसा था? जिसमें कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग को छोड़ करके बाकी सबसे कुछ लेना था, टैक्स लेना था, है कि नहीं? कर लेता था। टैक्स मतलब कुछ होता कर ना। कर का मतलब कुछ खेत भी तुम्हारा, मालिक भी तुम, मेहनत भी तुम्हारा, लेकिन आज अनाज किसको पहुंचना चाहिए? हमको है। इसलिए जो नया संविधान बना था इसमें सबको बराबर अधिकार दिया गया था। देखो यहाँ पे लिखा है संविधान। कुछ होता है संविधान, सम मतलब होता है बराबर, और विधान का मतलब कुछ होता है कानून, मतलब सबको बराबर का हिस्सा देना। ऐसा में अभी भारत में कैसे है? उतना भेदभाव होता है किसी में? आदमी भेदभाव भले करता है, लेकिन संविधान के अकॉर्डिंग कोई भी भेदभाव नहीं है किसी भी जाति प्रजाति में। यहाँ तक सुन में आया? अब देखिए कहता है कि सभी को समान अधिकार दिया गया है कि नहीं? चाहे तो गरीब हो, चाहे तो पादरी हो, चाहे तो कुलीन वर्ग हो, सबको समान अधिकार दिया गया था। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए इसमें कहता है कि समंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। अब मतलब खेत हमारा, मालिक भी हम, मेहनत भी हमारा और पूंजी और अनाज भी हमारा। अब पहले कुछ था खेत तुम्हारा, मेहनत तुम्हारा, अनाज मालिक तुम, लेकिन अनाज राजवा को, लुई सोलहवां को, है ना? क्या किया? कितना अनाज का कुछ किया, गिलोटिन पर के मार अच्छा भाग से कट गया। चढ़ना क्या तो नहीं के हेलो ना तो जिंदगी जीना बाकी है। समंती व्यवस्था समझ में आया कि नहीं आपका? समंती व्यवस्था किसे कहते हैं? कौन बता सकता है? आप चारों में पांचों में से बताओ ना तुम। समंती व्यवस्था किसे कहते हैं? खेत था उसमें सब राजा को मिले। हाँ नहीं पढ़ रहे ना, अपन भाग पर बैठ जाओ। ये कहानी सुन रही है उसमें जितना राजा सब राजा को, लेकिन राजा को मन रहेगा तब